नेक्स्ट जो स्कीम पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है स्टार्टअप इंडिया। इससे ऊपर की जितनी भी सारी स्कीमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, सारी ख़त्म करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया। ये जो स्कीम है, स्कीमें अभी कंप्लीटेड की हैं, 5 साल कंप्लीटेड किए हैं जनवरी 2021 में, यानी कि ये स्कीम 2016 के आसपास स्टार्ट की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि टू बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग या इनोवेटिव या स्टार्टअप के लिए। मतलब कि जो बिल्कुल न्यूली कोई इनोवेटिव आइडिया है उसको स्टार्टअप करना है, या फिर कोई भी चीज़ है इनोवेटिव थिंग है उसके दिमाग में, उसको स्टार्ट करना है उस चीज़ के लिए इन द कंट्री। अब ऐसे थोड़ी है किसी के पास आइडिया है, कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए ना, मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए, चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि कौन कौन एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। जो स्टार्टअप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी वो स्टार्ट कर रहा है, या फिर कोई रजिस्टर्ड किया है एज ए पार्टनरशिप फर्म, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उसने स्टार्टअप किया है। टर्नओवर बी लेस देन, उसका 100 करोड़ का टर्नओवर से कम होना चाहिए, जो उसका पूरा टर्नओवर होना चाहिए कुछ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे 1-2 साल का स्टार्टअप है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ऐसे कोई भी एंटिटी शैल बी कंसिडर एज ए स्टार्टअप अप टू 10 ईयर। देखो 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि कोई 10 साल पुरानी कंपनी है उसे एज ए स्टार्टअप गिना जाएगा, यानी 10 साल से ऊपर की नहीं गिना जाएगा। ऊपर मैंने एक आपको स्कीम बताई थी, उसमें क्या बताया गया था, 2 साल जो सीडिंग फंडिंग के लिए थी, पैसा जो देने के लिए थी, मतलब पैसा किस किस को दिया जाएगा, उसमें 2 साल लिमिट रखी गई थी। पर इसमें स्टार्टअप के लिए 10 साल, जो 10 साल पुरानी कंपनी है, 10 साल से अंदर की कंपनी है कोई, उसको 100 करोड़ से कम का उसका टर्नओवर है, इस टाइप की कंपनी है, उसको पैसा दिया जाएगा। स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, कोई इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेशन, इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस, जो ऑलरेडी कुछ ऐसा चीज़ चल रही हैं उसमें आप इनोवेटिव थिंग लाते हो, कोई इनोवेटिव आइडिया डेवलप करते हो, इनोवेटिव कुछ काम करते हो जिससे लोगों का पोटेंशियल जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्रिएटिंग वेल्थ जनरेट हो लोगों की, लोगों को भी हेल्प मिले। तो इस टाइप का कोई स्टार्टअप होना चाहिए। अब ये तो आगे की बात है कि रिकन्स्ट्रक्शन ये वो सब ये अलग चीज़ है, नॉट बी कंसिडर। द एंटिटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप द रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब एग्जिटिंग बिजनेस, मतलब आपने क्या किया, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा था, 2 साथ में काम करके अलग अलग कर लेते हो बिजनेस अपना, या फिर कोई रिकन्स्ट्रक्ट कुछ भी है उसे मतलब कि इनोवेट कुछ और उसमें चीज़ें ऐड करते हो, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक न्यू बिजनेस होना ही चाहिए। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट करने वाली वही है, क्योंकि स्टार्टअप है तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन आ जाता है ना, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। तो आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ये है इसकी। फंड ऑफ फंड्स मीन द गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगी इन द कैपिटल ऑफ SBI रजिस्टर्ड, मतलब सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, सेबी का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, नोन एज द डॉटर फंड भी बोलते हैं, हु इज टर्न इन्वेस्ट इंडिया स्टार्टअप थ्रू द इक्विटी लिंक इंसेंटिव्स इंस्ट्रूमेंट। सॉरी, मैं आपको बता दूं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या होता है। देखो विदेशों से पैसा आता है, वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चीज़ों के अंदर, और उन्हें अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पेटीएम एक स्टार्टअप था, पेटीएम, उसमें मतलब जो 40% शेयर है, 40 to 50% नियर अबाउट शेयर है वो अली बाबा के हैं। अली बाबा एक चाइनीज़ कंपनी है, तो वो इंडिया में कैसे, वो इसी टाइप से आते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो होता है ये सेबी के अंदर आता है, सेबी इसे वॉच डॉग करता है, कोई ऐसा फंड तो नहीं उसे फंडिंग तो नहीं हो रही, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा, टेररिज्म फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, इसलिए वॉच डॉग सेबी रखता है इसके ऊपर। तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पेटीएम के अंदर, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इनोवेटिव आइडिया है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, लोगों की वेल्थ जनरेशन हो रही है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन सब के अंदर। पर बायशर्ता 100 करोड़ से कम उसका पूरा टर्नओवर हो। टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है चीज़ों, मतलब थोड़ा टैक्स कम दोगे, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है आपका वो थोड़ा उसमें थोड़ा कम रियायत दी जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन द फंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख। इतना बस याद में ये मत रखना, ये बहुत अलग वेग क्राइटेरिया हो जाएगा। बस ऑन द कैपिटल गेन पे आपको थोड़ा दिया जाएगी रियायत, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंजल टैक्स जो होता है वो उसमें थोड़ी आपको, एंजल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं ना आपकी कंपनी में, तो उस पर टैक्स भी लगता है, एंजल टैक्स बोलते हैं। अबव द फेयर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टार्टअप अंडर द न्यू रूल द ओवरऑल कंसीडर फॉर ए शेयर, ठीक है ना, 25 करोड़ फ्रॉम द अर्लियस्ट लिमिटेड 10 करोड़, ये वो सब तो लिमिटेड बढ़ा दी गई, तो रिलैक्स कर दिया गया है टू 25%।
जो स्टार्टअप में जैसे एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, पहले क्या था, अर्लियर लिमिटेड क्या थी, 10 करोड़ रुपए थी, अब वो बढ़ा के 25 करोड़ तक कर दिया गया है। उसमें आपको 25% टैक्स की रियायत दे दी जाती है, रिलैक्स दे दिया जाएगा, जो आपकी शेयरिंग कैपिटल होगी। बस आपको याद रखना है इन सब चीज़ों में थोड़ी छूट दी जाएगी ताकि बिजनेस फ्लोरिश कर पाए, आगे बढ़ पाए। अब इसमें भी और भी चीज़ क्या है कि एक्शन प्लान बेस्ड ऑन 3 पिलर। अब इसमें कुछ एक्शन प्लान रखा गया है स्टार्टअप के अंदर, सिंप्लीफिकेशन एंड द हैंड होल्डिंग। सिंपली क्या है कि कंप्लेंट्स जो है, रिज्म जो है स्टार्टअप बेस्ड ऑन द सेल्फ सर्टिफिकेशन टू रिड्यूस द रेगुलेशन बर्डन ऑन द स्टार्टअप, कीप कंप्लेंट कॉस्ट लॉ। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया हब जो हैंड होल्डिंग स्टार्टअप्स हैं, लॉन्चिंग करना है मोबाइल ऐप पोर्टल्स, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव एक्सचेंज के लिए, लीगल सपोर्ट, फास्ट ट्रैकिंग, जो पैटर्न आप कर पाएँ अपनी चीज़ों का, इनोवेटिव आइडिया है आपका तो रिलैक्स दिया जाएगा नॉर्म्स में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, फिर फास्ट एग्जिटिंग ऑफ स्टार्टअप विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशन बनाया जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप एंड द इंक्यूबेशन, मतलब ये क्या है, जैसे आप पढ़ रहे ITI होते हैं, वो छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाते हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्स हो, कोई भी आपने स्टडी की है तो आपने ऐसी स्टडी की है उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक कर दिया जाएगा। जिस टाइप की इंडस्ट्री है, मैंने IT सेक्टर में पढ़ाई की है, कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ाई की है, ठीक है ना, उसको लिंक कर दिया जाएगा। किसके साथ लिंक कर दिया जाएगा? उसको लिंक कर दिया जाएगा आपका कोई भी IT कंपनी हो उनके साथ, कि उनको ज़रूरत है इतने एम्प्लॉयज़ की, यहाँ से इस कॉलेज से या इस इंस्टीट्यूशन से, इस अकेडमी से उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपका ऐसा होगा कि जैसे आपने कंप्लीट किया ना, आपको जॉब एकदम से मिल गई, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब सीकर्स जो होते हैं ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो यही सारे इसमें है। इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन भी कॉलेजों में चलाए जाते हैं कि इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में, एम्प्लॉयमेंट, टैलेंट यूटिलाइजेशन, सीतू प्रोग्राम नीति आयोग द्वारा चलाए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर को एक्सपर्टीज सेटअप, उसमें इंक्यूबेटर्स लगाए गए हैं, बिल्डिंग आपके इनोवेटिव सेंटर एट द नेशनल इंस्टीट्यूशन में लगाए गए हैं, सेटिंग 7 रिसर्च पार्क मॉडल ऑन द रिसर्च पार्क IIT मद्रास के अंदर किए गए हैं। प्रमोटिंग किया गया स्टार्टअप इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, लॉन्चिंग किया गया इनोवेटिव फोकस प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, एनुअल इंक्यूबेटर GR और चैलेंजिंग, मतलब ये सारे प्रोग्राम कॉलेजों के अंदर एक तरह से रिसर्च R&D के प्रोग्राम चलाए गए हैं कि लोगों में स्किल बढ़ पाए, ये पढ़ाई नहीं, उनकी जो प्रैक्टिकल स्किल वो भी बढ़ पाए और उनको अच्छे से नौकरी मिल पाए, स्किल डेवलप हो, चाहे विदेश जाएं या कोई कंपनी इनको हायर कर ले, ये सब चीज़ है। अब फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव्स कहाँ से आएंगे? भाई फंडिंग सपोर्ट तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही देगी ना। फंड्स ऑफ फंड स्टार्टअप हैज़ बीन सेटअप विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ मैनेज बाय द SIDBI, ये SIDBI बैंक है, SIDBI मैनेज करेगा। क्रेडिट गारंटीड फंड स्टार्टअप थ्रू द SIDBI एंड टैक्स एग्जेम्पशन देगी गवर्नमेंट, आपको छूट देगी, रियायत देगी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं और जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो भी आपके इन्वेस्ट आके कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ उसके अंदर है। दूसरी जो स्कीम आती है वो आती है मेक इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आपने बहुत साल से सुनते आ रहे हैं। ये डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है उसमें कि ईयर मार्क किया गया है 64% मॉडर्नाइजेशन फंड अंडर द कैपिटल एक्यूनाइजेशन बजट जो है आपका 2021-22 का, परचेजिंग द डोमेस्टिक सेक्टर एंड बूस्ट द मेक इन इंडिया। कहने की बात ये है, जो भी आपको बजट दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, आपको जो अपने बजट का 65% जो मॉडर्नाइजेशन फंड आपको दिया गया है उसका 64% आपको कहीं ना कहीं भारत की जो कंपनीज़ हैं उनके खरीदना है, डोमेस्टिक सेक्टर से ही परचेस करना है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट भी मिलेगी। इसके अंदर क्या है कि प्रमोट करना है इंडिया को, जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो पाए, ग्लोबली हब बन पाए इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए, डिज़ाइन और इनोवेशन का हब बन पाए। एक तरह से आप स्टार्टअप को और मेक इन इंडिया को एक साथ देख सकते हो। स्टार्टअप इंडिया में करना है ना, और मेक इन इंडिया उसके ऊपर होगी, मेक इन इंडिया और उसके अंदर स्टार्टअप है, ऐसे। तो मेक इन इंडिया इंसेंटिव इसमें क्या है, इनिशिएटिव उसके अंदर क्या है कि 4 पिलर के इनिशिएटिव है उसके अंदर। पहले न्यू प्रोसेस, आपको न्यू प्रोसेस करो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, न्यू सेक्टर में लगाओ और न्यू माइंडसेट के साथ लगाओ। तो ये है आपको क्या प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस आप करोगे तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, उसके लिए आपको एक ऐसा सेक्टर होना चाहिए जो लोगों को पता ना हो। जैसे मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, कॉमन है, मार्केट में कोई चीज़ कॉमन चल रही है, कॉमन है। अगर मैं कोई ऐसा न्यू सेक्टर लाऊं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, न्यू प्रोसेस करूं, न्यू माइंडसेट के साथ करूं, तो शायद मुझे बहुत फ़ायदा हो सकता है। मार्केट ओरिएंटेशन होना चाहिए। न्यू प्रोसेस में क्या है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपका प्रोसेस होता है ना किसी कंपनी को खोलने के लिए, जो प्रोसेस होता है
कि आपने फाइल करनी है, ये करनी है, वो करनी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो एक ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस और एक तरह से जल्दी से हो जाए। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट इंटेंट रहनी चाहिए डेवलप द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटीज़, क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, इनोवेटिव रिसर्च, ये चीज़ें, फास्ट जो आपकी फेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर IPR, क्योंकि IPR बहुत ज़रूरी है। आपका आइडिया कोई और चुरा लेगा तो इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी है। न्यू सेक्टर, FDA हैज़ ओपन अप टू द डिफेंस प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइस, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग वे, कि आप न्यू सेक्टर में जो है FDI को परमिशन दो, आने की परमिशन दो, ये सब। न्यू माइंडसेट, इन ऑर्डर टू पार्टनर विद द इंडस्ट्री, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट शैल फैसिलेटर करेगी, नॉट टू रेगुलेट, मतलब जैसे आपको गवर्नमेंट बढ़ावा देगी, आपको कंट्रोल नहीं करेगी, आपको बढ़ावा देगी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी फैसिलेशन सेल बनाया गया है, FSC बनाया गया है, ये डेडिकेटेड है मेक इन इंडिया कैंपेज के लिए, इस चीज़ के लिए काम करेगा। और डिपार्टमेंट DPIIT कोऑर्डिनेट करेगा सारे एक्शन प्लान को। 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वाइड डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स के हिसाब से। टारगेटिंग क्या है इसके स्कीम का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंक्रीज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 12 से 10 कहाँ से आ गया, ये 2 होगा, 12 से 14% एन पर ईयर, यानी कि 12 से 14% हर साल आपको इंक्रीज़ करना है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ओवर द मीडियम टर्म। इंक्रीज़ करना है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है आपका, GDP जो होता है उसको इंक्रीज़ करना है 16 से 25 बाय 2022 तक। अब तो नहीं हो पाएगा, कोरोना चल रहा है। टू क्रिएट द 100 मिलियन एडिशनल जॉब, नहीं हो पाएगा, कोरोना चल रहा है। तो इसमें क्रिएट करना है, इसमें 100 मिलियन जॉब भी, एडिशनल जॉब भी प्रोवाइड करनी है इसके अंदर। तो ये कुछ स्कीम थी और थोड़ी स्कीम और रह गई हैं, मैं ये भी आपको साथ में साथ पढ़ा देता हूँ। दूसरी आती है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्कीम। नाम में आ गया एक्सपोर्ट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, सीधी बात है। तो इसको टाइस नाम दिया गया है। तो ठीक है, इन्हेंस करना है अपने एक्सपोर्टिंग सेक्टर को। कैसे हो पाएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करोगे, सरकार से पैसा लोगे। तो ऐसा करना है कि जो आपका ब्रिजिंग गैप है बिटवीन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको फोकस करना है। तो आपको फर्स्ट क्या डेवलप करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए, कि यानी कि एक छोटे से शहर को बड़े से शहर से, बड़े से शहर को कैपिटल से एयरपोर्ट से आपको बंदरगाह से, सी पोर्ट से दूसरी कंट्री से दूसरी, पूरी एक कनेक्टिविटी चेन चाहिए, गांव से लेकर और आपको बड़े एक पोर्ट तक पूरी एक चेन चाहिए कनेक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। क्योंकि अब ये तो नहीं मैं अपने शहर से सीधा अमेरिका भेज दूंगा, उसके लिए मुझे दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट कॉरिडोर में आना पड़ेगा, उसके लिए फिर वो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, फिर वो मुझे वो क्लियरेंस भी चाहिए, वो साइटो दुनिया भर के क्लियरेंस होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको वो ईजी बनाना पड़ेगा और जो पूरा क्राइटेरिया उसके साथ मैच करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ऐसे करना है। इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट, सेटिंग अप द अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से जो लिंकेज है। सेंट्रल स्टेट एजेंसी जो होंगी इंक्लूड होंगी इसके अंदर, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है हमारे यहाँ, जो आपकी कमोडिटी मतलब कि बोर्ड है या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन अथॉरिटी हैं, या एपेक्स ट्रेड बॉडीज़ हैं, ये सब चीज़ उस पर, या एग्जामिन बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हमारा इंडियन बैंक है वो देखेगा पॉलिसी को गवर्नमेंट की। एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द स्कीम, कौन कौन एलिजिबल है ये सब चेक करके बताएंगे, ये आदमी एलिजिबल है, इसे पैसा दो, ये बढ़ाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, यानी कि पैसा दे देगी आपको, एड प्रोवाइड कर देगी, शायद लोन नहीं ग्रांट इन एड दिया जाएगा। नॉर्मली नॉट मोर देन इक्विटी बीइंग बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और 50% ऑफ द टोटल इक्विटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे आपका प्रोजेक्ट 100 रुपये का है, छोटी चीज़ ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं बता रहा, तो गवर्नमेंट उसका 50% आपको पैसा देगी आपके प्रोजेक्ट के। सब्जेक्टेड टू सीलिंग 20 करोड़, 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। जैसे आपका प्रोजेक्ट क्या है 20 करोड़ का था तो आपको 50% 10 करोड़ मिलेगी। आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो गवर्नमेंट 20 करोड़ एक मैक्सिमम जो कैपिंग की गई है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं देगी ईच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अप टू 80% टोटल जो उसकी इक्विटी होगी इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालय स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हो, कोई हिमालयन स्टेट से आते हो, जम्मू कश्मीर से आते हो, तो वहाँ पे आपको 80% तक दिया जाएगा, पर नॉर्मल एरिया में 50% की कैपिंग की गई है। तो 80% जो आपके टोटल इक्विटी है तो उतना पैसा दिया जाएगा। कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव भी हैं जो मतलब छोटी छोटी स्कीम्स हैं, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस
इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म की कोई छोटी छोटी स्कीम है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कवर कर लेते हैं। तो आपकी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये भी तरह से एक एक्सपोर्टिंग ओरिएंटेशन है। लॉन्च अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये आपको याद रखना है। दूसरी स्कीम किसके अंडर लॉन्च की गई थी, ये वाली किसके अंडर लॉन्च की गई थी, ये इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो एलिजिबल देखेंगे किसको देना है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखेगा, ये देखेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देखेगी, एग्जामिन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो चेक करेगी, कमोडिटी बोर्ड चेक करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कहीं ना कहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे हैं हम तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर आप ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, ये इसको देख रहा है सारी स्कीम को, इनको मेक इन इंडिया, ये वो सब स्कीम। तो दूसरी स्कीम आती है, इसको कौन लॉन्च किया, अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, रिप्लेस द अर्लियर स्कीम। इसने कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया था, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम जो जून 2020 में, जिसकी वैलिडिटी है इसकी स्कीम की एक्सटेंडेड फॉर 1 more ईयर, ठीक है ना, अकाउंट टू कोविड-19 पेंडेमिक। इसकी वजह से ये स्कीम जो थी इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंकरेज करना है, मैक्सिमाइज़ करना है एक्सपोर्ट को अपने फ्रॉम इंडिया। सबसे अच्छी बात है जो SEISS शैल अप्लाई सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं लोकेटेड इन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, जो ये प्रोवाइड करेंगे आपको रिवॉर्ड्स देंगे ऑल द सर्विस प्रोवाइड नोटिफाइड सर्विस के लिए, अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विस फ्रॉम इंडिया रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोफाइल की आपकी सर्विस प्रोवाइडर की, उसके हिसाब से नहीं, पर आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो दूसरी कंट्री को। अंडर द SEIS सर्विसेज प्रोवाइडर्स नोटिफाइड द सर्विसेज आर इंसेंटिवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट at the rate of 3 to 5% of the net foreign exchange earning. These SEIS स्क्रिप्ट जो होंगी आपकी ट्रांसफरेबल कैन बी यूज पेमेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेंट्रल ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग द बेसिक कस्टम ड्यूटीज़। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप कोई कंपनी है इंडिया की, वो किसी विदेशी कंपनी को एक बैकअप सपोर्ट कर रही है कि सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस चीज़ के लिए आपको कुछ मतलब वहाँ से इंसेंटिव्स, वहाँ से चीज़ें आती हैं, उसके लिए कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट लगता है, तो उसमें आपको कुछ रियायत दी जाएगी उन सब चीज़ों में। और उस जो आपको रियायत दी जाएगी चीज़ आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल ड्यूटीज़ के लिए, टैक्स चीज़ के लिए, इन सब चीज़ के लिए। बस आपको याद रखना ये भी एक सर्विस, जो हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई IT कंपनी है, वो बेस्ड एक तरह से एप्पल को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर फेसबुक को एक बैकअप सपोर्ट करती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या उसके सॉफ्टवेयर को बैकअप सपोर्ट देती है चीज़ों को देखने के लिए। तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सर्विस बहुत सारी प्रकार की हो सकती हैं, वो सब है। इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है, इन्वेस्ट इंडिया, भाई भारत में आओ, लगाओ, इसमें जो डिज़ाइन किया गया है द प्लेटफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज टू हेल्प बिजनेस एंड इन्वेस्टर गेट रियल टाइम अपडेट ऑन इंडिया एक्टिव रिस्पॉन्स टू कोविड-19। ये कोविड-19 के लिए है। इट कीप रेगुलर ट्रैक ऑन डेवलपमेंट इन द कंट्रोल ऑफ द वायरस, प्रोवाइड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव to access the special provision, answer, resolve the query through the email on the WhatsApp। एक तरह से क्या है, एक तरह से ये डिज़ाइन किया गया प्लेटफॉर्म को, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स टू हेल्प, ये बिजनेसमैन जो है ना उन्हें हेल्प प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर जो बाहर से आ रहा है उन्हें रियल टाइम रिस्पॉन्स देगा, कोविड-19 कंडीशन कैसी है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे आपको चीज़ें करना है। ये रेगुलर ट्रैक करेगा कि डेवलपमेंट कंट्रोल, जो डेवलपमेंट है इन द कंट्रोल ऑफ द वायरस, कि डेवलपमेंट भी, वायरस तो है, देखो ये लॉन्ग टर्म वायरस है, जल्दी से नहीं जाने वाला, इसके हिसाब से आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है, सब चीज़ों में ये हेल्प करेगा। तो इसके लिए इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसमें जाके बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेस करो, स्पेशल प्रोविज़न, आंसर मिलेंगे जो आपकी क्वायरीज़ हैं कि मैं सर ऐसे है, ये है, मैं ये सही टाइम है क्या करने का, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री आती है वो आती है न्यूली लॉन्च स्कीम, इसमें कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फिर देखो PIL स्कीम दोबारा आ गई, मैंने बताया ये बहुत सारी चीज़ों के लिए है PIL स्कीम, ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं, जो उसमें वाइट गुड कैसे LED आप बना रहे हो या फिर एयर कंडीशनर डेवलप कर रहे हो, उनके लिए इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट। और इसमें भी देखो PIL स्कीम किसके लिए, कम्युनिकेशन, अगर आप फ़ोन बना रहे हो, टेलीकॉम बना रहे हो, अपने छोटे छोटे फ़ोन बना रहे हो, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
आशा यही है कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियो अच्छी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितना सिंपलीफाई किया जाए, एग्जाम्पल से समझाया जाए चीज़ों को। मैं ऐसा नहीं हूँ बस आपको पढ़ता जाए, स्कीम इज़ ओपन फॉर द बोथ माई MSME ये वो सब के लिए। अब मेरी थोड़ा क्या है, मैं बहुत स्पीडली पढ़ता हूँ। एक प्रॉब्लम मेरे अंदर ये है क्योंकि मेरी जो कैपेबिलिटी बनी है बहुत स्पीड से पढ़ने की, और उसमें मैं इधर उधर वर्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड भी हो जाते हैं। प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखा करें। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ा हल्के पढ़ूँ, चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।